अरे सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 7 चैप्टर को समाप्त किए थे ना। और 7 चैप्टर के बाद से हम लोग एक ही बार 10 चैप्टर पर आ गए हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग 8 और 9 पहले ही पढ़ लिए हैं ना। तो 10 चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर का नाम ब्रीथ है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सर्कल। अब इसके परिचय को समझिए। एक छोटा सा परिभाषा है इसका, आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे, इसको भी समझना है। परिभाषा से बहुत सारी चीजें आप समझ जाएंगे ब्रीथ के बारे में। ब्रीथ के बेसिक बातों को समझेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद से परमीय है, उसके बाद हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। आज बेसिक को पूरा कंप्लीट करना है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। ब्रीथ का डिफिनेशन की अगर बात किया जाए तो ब्रीथ का डिफिनेशन कहता है कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, ब्रीथ को बनाने के लिए आप सभी लोग जानते हैं सर, ब्रीथ की आकृति को हम समझते हैं सर, एक ब्रीथ है ही, ठीक ना। हाथ में पहनने वाला काड़ा या चूड़ी ना, कोई भी चीज गोलाकार होता है, मैंने ब्रीथ माने एक घेरा बनाता है, उसे क्या कहते हैं, हम ब्रीथ कहते हैं। लेकिन इसका एक डिफिनेशन है, बोल रहा है कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक निश्चित बिंदु आप यहां ले रहे हैं, निश्चित फिक्स बिंदु हो गया, और निश्चित बिंदु के चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर ये वाला स्थिति बनेगा समान दूरी पर। मान लीजिए इसे एक दूरी पर यहां एक बिंदु ले लिए आप, फिर इतना ही दूरी पे एक और यहां बिंदु ले लिए, इतना ही दूरी पे एक बिंदु यहां ले लिए, इतना ही दूरी पे एक बिंदु यहीं ले लिए, यहां ले लिए, और सबको जब जोड़ रहे होंगे बच्चा पार्टी, तो एक प्यारा सा आपको क्या बन रहा होगा, वृत्त बन रहा होगा। समझ में आ रहा है। तो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय से, बिंदुओं के समूह से बने आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। तो आप लोग वृत्त का डिफिनेशन समझ गए होंगे। अब हम साफ सुथरा वृत्त बना के आपको हम समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। यह एक शानदार क्या है बाबू, वृत्त है। और निश्चित बिंदु कहां होगा, इसके बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो एक निश्चित बिंदु हो जाएगा, निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय से बने आकृति को हम क्या कहेंगे, वृत्त। शुरुआत हो गया वृत्त का। वृत्त समझ गए क्या होता है। अब जो निश्चित बिंदु होता है ना, उसका नामकरण समझिए। जो निश्चित बिंदु है उसे हम वृत्त का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, केंद्र। आज जो बिंदुओं के समुच्चय से चारों तरफ जो घेरा बना है ना, इस घेरा को हम लोग परिमाप कहते हैं, या परिधि भी कहते हैं। परिमाप या परिधि कहते हैं। यह निकालने का सूत्र होता है, ये वृत्त का परिधि निकालने का सूत्र, वृत्त का परिमाप, दोनों एक ही बात है। तो निश्चित बिंदु को वृत्त का बोलते हैं केंद्र। अब उस निश्चित बिंदु के चारों ओर जो बिंदुओं के समुच्चय से जो घेरा बन गया है, उसे बोलते हैं परिमाप। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वृत्त के निश्चित बिंदु केंद्र और इसके परिधि परिमाप के बीच की जो दूरी बनती है बच्चा पार्टी, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त के त्रिज्या का भी डिफिनेशन दे सकते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब आता है वृत्त का व्यास। तो वृत्त के व्यास को ऐसे डिफाइन करते हैं, वृत्त के त्रिज्या के 2 गुनी दूरी। तो जितना दूरी आप यहां से यहां खींच के वृत्त कह रहे हो, सॉरी त्रिज्या कह रहे हो, उतना ही दूरी आप इधर भी खींच दीजिए, इधर भी खींच दीजिए, इसके 2 गुनी दूरी बना दीजिए। तो यह 2 गुना दूरी जो हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक, इसे क्या बोलेंगे हम, वृत्त का व्यास। और व्यास को हमेशा d से सूचित करते हैं और त्रिज्या को हमेशा r से सूचित करते हैं। तो आप खूब आराम से कह सकते हो, अगर केंद्र आपका यहाँ पे O है, तो यहां से इस दूरी को हम क्या कहेंगे बाबू, r, और यहां से इस दूरी को क्या कहेंगे, r, और इस किनारे से इस किनारे तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, व्यास। तो हम कह सकते हैं d बराबर में r प्लस में r, यानी d बराबर में कितना होगा बाबू, 2r। तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध यह होता है, यह निकल कर सामने आया कि वृत्त का जो व्यास होता है उस त्रिज्या के 2 गुना होता है। या अगर 2 को बटा में डाल दोगे तो r बराबर में d/2 होगा। तो कह सकते हो जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास के आधा के बराबर होती है। क्या इतना बात आप समझ गए, क्या क्या समझ गए, वृत्त क्या है बुझा गया। उसके बाद से वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं बुझा गया, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, ये भी बात समझ में आ गया।
उसके चारों तरफ बिंदुओं के समुच्चय से जो घेरा बना है उसे हम परिमाप या परिधि कहते हैं। किसका परिमाप और परिधि? वृत्त का। ये बात आप समझ गए। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी कहीं भी लीजिएगा सब एक समान आएगा, क्योंकि समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय से बना हुआ है। तो उस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। उसके बाद हम समझ लिए वृत्त के त्रिज्या के 2 गुनी दूरी को वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो इतनी जानकारी आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि वृत्त का परिधि ज्ञात करें जब इसकी त्रिज्या इतना है, तो परिधि निकालने का मतलब दिमाग में छवि बन जाना चाहिए, सर इसकी वृत्त के घेरा का लंबाई हमसे निकालने को कहा जा रहा है। परिमाप या परिधि निकालने का मतलब वृत्त के चारों तरफ जो घेरा बना है उस घेरा का लंबाई निकालने की बात हो रही है। और वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में आ जाएगा वृत्त जो भी घेरा बना है उस घेरा के अंदर कितना एरिया बन रहा है उस एरिया को निकालने का बात किया जा रहा है। इस सब बातों को आपको अलग अलग तरीके में क्या करना है? समझना है। अब हम जान रहे हैं कि फॉर्मूला हमको पता है वृत्त का परिधि का, त्रिज्या देगा हम निकाल देंगे, लेकिन ये फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना, ये परिधि होता का है, हम जो निकाल रहे हैं उसको वास्तव में वो कहाँ है, क्या चीज है, उस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल निकाले जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि मतलब कैसा है क्षेत्रफल, किस एरिया को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, किस एरिया को हम निकाल रहे हैं। तो ये बात आपके दिमाग में एकदम रहनी चाहिए। बोलिए, इतना बात क्लियर हो गया? तो वृत्त का डिफिनेशन आपको लिख लेना चाहिए, उसके बाद पॉइंट बना बना के इसके बारे में हम क्या कर देते हैं? मेंशन कर देते हैं। आप वृत्त का पहले क्या लिखिए? डिफिनेशन लिखिए, और आप जैसे में इसको बनाइए और जो जो बात यहां मेंशन किया गया है इस बात को तुरंत मेंशन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप क्या करेंगे, हम इस जो नामकरण किए हैं ना इसको थोड़ा परिभाषित कर लेते हैं। वैसे यहां पे लिखा भी गया है कि निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र के चारों ओर बने वृत्ताकार घेरा को, बिंदुओं के समुच्चय से बने घेरा को परिधि या परिमाप कहते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिखते जाइए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ रहेगा। ये वृत्त के निश्चित बिंदु को, जो निश्चित बिंदु बन रहा है, निश्चित बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं बाबू? केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ध्यान से सुनिए। और इसे ओ से सूचित किया जाता है। जो केंद्र होता है ना उसे कितना सूचित करते हैं? ओ से, अक्सर ओ से। इसके अलावा भी और किसी अन्य से चीज से सूचित कर दिया जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहां लिखते हैं इसे ओ से सूचित किया जाता है। ओ से सूचित किया जाता है, ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए। किया जाता क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप हेडिंग लगा के परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो, जो वृत्त का परिमाप, लेकिन हम यहीं पे मेंशन कर रहे हैं कि निश्चित बिंदु के चारों ओर, निश्चित बिंदु के चारों ओर बिंदुओं के समुच्चय से, बिंदुओं के क्या बाबू? समुच्चय से, निश्चित बिंदु के चारों ओर बिंदुओं के समुच्चय से बने घेरा को क्या कहा जाता है बाबू? वृत्त का परिमाप या परिधि कहा जाता है। वृत्त का परिमाप या परिधि कहा जाता है, चाहे कहते हैं, कहा जाता है। परिधि को पता है कितना सूचित किया जाता है? सी से। उसका इंग्लिश होता है सरकमफ्रेंस, इसलिए उसे सी से सूचित किया जाता है। लिख देंगे इसे, किसे? परिधि या परिमाप को इसे सी से सूचित किया जाता है। सी से सूचित किया जाता है। क्लियर बात है? सी से सूचित किया जाता है। अब कौन बच गया बताओ तो? अब हो गया केंद्र परिभाषित हो गया, परिमाप या परिधि आपका परिभाषित हो गया। अब बात आता है वृत्त की त्रिज्या का। तो त्रिज्या का थोड़ा बात कर लेते हैं।
यहां सीधे कहेंगे, बताओ त्रिज्या के बारे में क्या कहेंगे? वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहां कहेंगे हम वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र और परिधि या परिमाप, परिधि के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को वृत्त का, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है बाबू, ये सब बात बच्चा लोग कुछ जानता होगा, कुछ लोग हो सकता है ये भी नहीं जानता होगा। अभी इस चैप्टर का थ्योरी को हम शुरू नहीं किए, अभी वृत्त के बारे में बेसिक बात बता रहे हैं, जो 6वां क्लास के बच्चा को इसको बताया जा सकता है, 7वां 8वां सबको बताया जा सकता है। इतनी जानकारी नहीं रहेगी तो फिर उसमें बहुत दिक्कत होगा। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर, जरूरत के हिसाब से इतना से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। समझ रहे हो बात? अगर अब तुमको जैसे में यहां लगेगा नहीं सर थोड़ा सा इसके बारे में और बताते चलिए, तो यहां हो गया सेंटर और यहां हो गया, इसी को बोलते हैं त्रिज्या। बोलो कोई दिक्कत है? अगली पॉइंट की बात हमारे पास ये होगी, जो वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या के दुगुने दूरी को, दुगुने दूरी को वृत्त का क्या कहते हैं बाबू? व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। इस बात को जानते हो क्यों लिखवा रहे हैं हम? इसलिए लिखवा रहे हैं कि कभी व्यास आएगा तो तुमको मन ना करे अगर व्यास लिखने का हिंदी में, तुम डी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्रिज्या लिखने का मन ना करेगा तो तुम इसके बदले आर लिख लेना, जल्दी हो जाएगा। चाहे ऑब्जेक्टिव सवाल को जब आप हल कर रहे होते हैं तो वहां पे व्यास लिखना और त्रिज्या लिखना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और वृत्त का परिधि निकलना हो तो आपको सीधे परिधि को हम सी सूत्र करते हैं, सी बराबर में 2 पाई आर, बात खत्म। अभी लिखवा रहे हैं हम, सी माने क्या होची? वृत्त का परिधि। अब जिसको याद नहीं होगा वो क्या करेगा? कहेगा वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वो हवर हवर लिखेगा, तब लिखे। कितना समय लगा? 80 बराबर 2 पाई आर, कितना आपको कम समय लगा? इस बात के लिए शॉर्टकट जो उसका, जिससे उसको निरूपित किया जाता है ना, उसको जरूर याद करना चाहिए ताकि उसे शॉर्टकट जल्दी बना सके हम। क्लियर है? ठीक है, इसे डी से सूचित किया जाता है। अगर इसके लिए भी चित्रात्मक चीज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं खूब शौक से। यहां हो गया आपका सेंटर और यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं बाबू? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास डी बोलते हैं, यहां से यहां तक। ठीक, कोई दिक्कत है? त्रिज्या है, यहां से आर है आर है, तो यहां से निकल जाता है संबंध कि डी बराबर में कितना होता है? आर प्लस आर। तो डी बराबर में क्या मिल जाता है? 2r। या ऐसे कह दीजिए, या कह दीजिए, या कह के कह दीजिए आर बराबर में डी बाई कितना? 2। मतलब जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, या व्यास जो होता है वो त्रिज्या का होता है 2 गुना होता है। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध भी आपको देखने को मिल गया। ए बेटा बड़ी नींद, बहुत हंसी आ रहा है तुमको, उठा के खड़ा करके पूछेंगे और गोधन कूट देंगे तारे ही बरा, यू जान लेना। तो वृत्त के त्रिज्या और 2 गुने दूरी को वृत्त का व्यास कहते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है। और डी बराबर में आप देख सकते हो यहां संबंध भी दिखा दिए हैं, वृत्त की त्रिज्या और परिधि के, वृत्त के त्रिज्या और व्यास के बीच का संबंध। आगे बढ़े, और कौन छूट रहा है? कोई छूट रहा है? और कोई छूट रहा है? देख लीजिए तो, और तो कोई नहीं छूट रहा है। व्यास हो ही गया, त्रिज्या हो ही गया, और परिधि हो ही गया, केंद्र आपका हो ही गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो वृत्त के बारे में सब बेसिक जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखना था। अब और बात थोड़ा समझ जाइए, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, चाहे वृत्त का परिधि निकालना है, तो इस फॉर्मूला को जरूर मेंशन करिएगा, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, इसका यह फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, जिसको हम सी से सूचित करते हैं, कह देंगे फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अगर उसी घेरा का लंबाई निकालना है तो बस आप त्रिज्या पता करिए, त्रिज्या कितना है। अगर इस वृत्त की त्रिज्या पता है तो घेरा का लंबाई निकल जाएगा इस फॉर्मूला से,
2 पाई आर, पाई का मान 22/7 या 3.14 का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि ट्रिगो में हम चलेंगे तो पाई का मान 180 डिग्री रखने लगेंगे। त्रिकोणमिति के अनुसार हो गया और यहाँ पे ही क्षेत्रमिति के अनुसार हो गया। अब बताओ बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो, वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बता दो क्या होगा। क्षेत्रफल को हम ए से एरिया होता है, एरिया, ठीक ना, और एरिया को ए से सूत्र करते हैं और यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला आपके 12वें चैप्टर में भी प्रयोग होगा, 10वां में पढ़ रहे हैं, 12वां 13वां दोनों चैप्टर में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि देखिए बेलन बनाएंगे ना, बेलन बनाएंगे आगे चलकर पढ़ेंगे तो बेलन में भी ऊपरा मुंह वृत्ताकार होता है। अगर बेलन का त्रिज्या दे रहा है यानी कि ऊपर वाला मुहुआ का त्रिज्या दे रहा है, केंद्र से इसकी बीच की दूरी दे रहा है, तो वृत्त आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम एकदम बेसिक से वृत्त को उठा लिए हैं। कोई दिक्कत, ये सब 7वां 8वां 6वां 9वां तक सारे बच्चों को, 10वीं तक 11 में कोई बच्चा इसको इतना जानकारी विशेष रूप से होनी ही चाहिए। अब आपके 10वीं क्लास में क्या कहानी चल रहा है, स्पर्श रेखा आएगा, छेदक रेखा आएगा, ठीक ना, इन सब रेखाओं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। स्पर्श बिंदु क्या होता है अब हम समझाते हैं। पहले इतना बात को आप मेंशन कर लीजिए। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारे बात को हमने पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखवा दिया है और आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ने के बाद हम कहा चलेंगे, ये अभी परमी है। यहां तक आने से पहले एक बात और समझिए, कुछ परिभाषा समझिए, हेडिंग लगाइए। वृत्त का स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श रेखा, वृत्त का स्पर्श रेखा, ठीक ना, टेंजेंट ऑफ सर्कल, वृत्त का स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ सर्कल। आइए पहले समझिए इसको, उसके बाद बात करते हैं। ए बाबू, वृत्त का स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा का रिश्ता अगर किसी से है तो वह है वृत्त। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे में समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया, हो गया ना। आप बताओ, पूछे हम वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे सर वृत्त जो है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। बना है कि नहीं बना है? बहुत सारे बिंदुएं हैं और इस पे प्रत्येक इसके एक बिंदु पर अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, समझिए उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे बाबू? स्पर्श रेखा। उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। यह मान लीजिए रेखा इस बिंदु को यहाँ पे, इस वृत्त को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस रेखा को हम कहेंगे स्पर्श रेखा। तो इसका डिफिनेशन जानते हो क्या बनेगा? वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर, चाहे वो कहीं भी करे, इधर करे इधर करे इधर करे, अगर दो को पर काटने जाएगा ना तो वो रेखा अलग हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम छेदक रेखा। अभी लिखवाएंगे हम कुछ देर में, ठीक ना। बट अब जो केवल एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत, क्योंकि अनंत बिंदु है। यहां भी खींच सकते हो, 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 इतना खींच सकते हो जिसकी गिनती नहीं है। जितना इसमें बिंदु होगा ना, जितना बिंदुओं से मिलकर बना होगा, उतना हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बोलिए, तो एक वृत्त पर क्वेश्चन कहा जाए तो यहां ये बात मेंशन करके हम लिख सकते हैं, एक वृत्त पर ई टू द पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, बोर्ड में सवाल है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितना? अनंत। तो एक वृत्त पर अनंत अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। कोई दिक्कत है किसी को?
कोई परेशानी है? नहीं। एक और सवाल है मेरा, एक वृत्त पर कितने स्पर्श समानांतर रेखाएं की जा सकती है? केवल और केवल दो। दो, एक नहीं। स्पर्श समानांतर माने स्पर्श भी हो और समानांतर भी हो। तो आप मुझे बताइए, यहां एक वृत्त है, एक आपने स्पर्श रेखा यहां खींच दिया और एक स्पर्श रेखा आप यहां खींच दिया। आप बताइए दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और दोनों समानांतर है कि नहीं समानांतर है? अगर आप यहां ऐसे खींचेंगे तो इसके समानांतर ऐसे खींचिए, आप ऐसे खींचेंगे तो आप ऐसे खींचिए। सही बात है। तो एक वृत्त पर दो स्पर्श समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, इस बात को भी मेंशन करना चाहिए। एक वृत्त पर दो स्पर्श समानांतर रेखाएं, दो स्पर्श समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, जा सकती है। बोलो बाबू, कोई दिक्कत है? इन दोनों को फिगर में भी अगर देखना चाहते हो ना सर, अगर हम भूल जाएं कुछ दिन बाद, तो भूल जाएं तो आपका नाम ठीक नहीं होगा, आपका नाम भुलक्कड़ पड़ जाएगा ना। लेकिन हम आपसे एक बात बोलेंगे, याद रखने के उपाय है, एक वृत्त जो ई फर्स्ट पॉइंट जो लिखिएगा उसके नीचे मेंशन कर लीजिएगा, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, कुछ करके ऐसे ऐसे बना लीजिएगा पंचों को, इससे पता चलेगा एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। और इसका जब इस पॉइंट को लिखिएगा तो उस पॉइंट के बाद आप एक वृत्त बनाइएगा बढ़िया सा, और एक रेखा ऊपर खींच लीजिएगा और एक रेखा आप नीचे खींच लीजिएगा। इससे पता चलेगा दोनों रेखाएं समानांतर है और दोनों वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। दोनों स्पर्श रेखा भी है और दोनों समानांतर भी है। तो एक वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा कहते किसे हैं? तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो पहले हेडिंग लगाए हैं, डिफिनेशन लिख लीजिए, ये चित्र बना लीजिए, तभी पॉइंट के बाद लिखकर फिगर बना लीजिए, यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। लिखिए तो, वह रेखा इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, केवल एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है, उसे वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं, उसे वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। इस फिगर को नोट करिए, फिर पॉइंट बना बना के उन फिगरों को नोट करिए इतना तो जल्दी से। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। तो हेडिंग लगाइए इसमें, स्पर्श बिंदु। आए जल्दी हेडिंग लगाओ, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु किसे कहेंगे? स्पर्श बिंदु। अब जरा आप समझिए, स्पर्श बिंदु इंग्लिश में लिखते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। हो गया? लिखना है इसमें, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं बाबू? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इधर देख लीजिए, ये क्या है बाबू? ये आपका हो गया स्पर्श रेखा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? और यह स्पर्श रेखा जिस एक बिंदु पर वृत्त को काट रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु समझ में आया? तो यहां जो P है, मान लो P से अगर सूचित कर रहे हैं तो P क्या है? स्पर्श बिंदु है। फिगर बनाइए, नोट करिए जल्दी से। चलिए फिर आगे अगले टॉपिक पे चलिए। क्लियर हो गया ना? अब हेडिंग लगाइए बाबू, छेदक रेखा। कौन रेखा? छेदक रेखा। छेदक रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंट। समझो पहले इस छेदक रेखा के बारे में तुम लोग। हाई वृत्त हो गया ना, बोर्ड पे देखिए। और वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम बोलते हैं छेदक रेखा। देखो ये यहां पे काटा है और यहां पे काटा है, ये छेदक रेखा। और यहीं से एक बात निकल के सामने आएगा, आप ध्यान से देखना सुनना। ये हो गया आपका छेदक रेखा। ठीक है। सेकंड कहेंगे वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। आप इसको कहिए आराम से, कहा छेदक रेखा। अब समझिए एक होता है जीवा। जीवा आप लोग कैसे समझ पाएंगे? इधर देखिए, एक छेदक रेखा हो और वह छेदक रेखा का अंत बिंदु वृत्त पर हो। जैसे जैसे कहने का मतलब हमारा ये है, ये देख रहे हैं लाइन, देख रहे हैं क्या ये छेदक रेखा है कि नहीं है? है, एकदम है। ठीक ना? क्योंकि दो बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर काट रहा है, लेकिन दोनों का अंत बिंदु ऑलरेडी वृत्त पर है। तो इस छेदक रेखा को हम जीवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीवा के नाम से। इसको जीवा नहीं कहेंगे, ठीक ना? इसको छेदक रेखा कहेंगे। इसको जीवा भी कह सकते हैं, छेदक रेखा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? और आपसे कहे जब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो कहिएगा वृत्त का व्यास। क्योंकि आपको हम इस बात का भी फील दे देना चाहते हैं कि सर आप इस बात को समझ जाएं। कैसे समझें? तो देखिए, ए आपका क्या होगा? जीवा। ए भी का होगा? जीवा। ए भी का होगा? जीवा। अगर सेंटर यहां है तो ए भी का होगा? जीवा। साथ साथ इसको व्यास भी तो कहते हैं। अरे बोलिए ना। ए भी आपका जीवा, 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 जीवा। बहुत सारा जीवा खींचा गया। आप बताओ सबसे बड़ी जीवा कौन है? जो केंद्र से होके जा रहा है ना, चमचमाता हुआ, ये जो केंद्र से होकर जा रहा है ये सबसे बड़ी है। उसके नीचे भी छोटी होती चली जाएगी, उसके ऊपर भी छोटी होती चली जाएगी। तो ये पॉइंट में लिखना है, सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। चाहे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। जैसे लिखना चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या छेदक रेखा समझ में आया? और इसका ये फिगर होगा। इसी में इस बात को मेंशन करना है जीवा, ठीक ना? इसके नीचे एक नोट में लिख लेना है, नोट में देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा वृत्त का क्या होता है बच्चा? व्यास होता है। वृत्त का व्यास होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक ना? और आप फिगर के माध्यम से इसको इसके जैसे में बनेगा और उसके नीचे इसको लिख लेगा जीवा, और साथ साथ क्या है बाबू? छेदक रेखा। इसको हम बोलेंगे, इसको इधर लिख दीजिएगा, इसको हम छेदक रेखा भी कह सकते हैं, ठीक ना? लेकिन इसको हम सिर्फ और सिर्फ छेदक रेखा कहेंगे, जीवा नहीं कह सकते। अगर कहना भी होगा ना तो नामकरण कर दे इसको ए बी, तो कह सकते हैं ए बी जो हो जीवा है, लेकिन पूरा रेखा का है छेदक रेखा। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम कल इस परमेय का बात करेंगे और उसके बाद से आपके चैप्टर में दे दनादन। देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? पहला क्वेश्चन। और भरना भी चाहते हो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चा? क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं?
एक वृत्त की डैश डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ख से खत्म। नहीं समझे का? कोई दिक्कत है का? हो गया। तो थ्योरी में ही छुपा है इसका आंसर। क्लियर है? तो जितना आप लिखे हैं लिखिए, आएंगे चैप्टर में हम बनाएंगे। फिलहाल आपको डेमो थोड़ा बहुत बताइए दिए हम, आप इसका डिफिनेशन लिखिए। लिखे है ना? लिखिए, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। उसे छेदक रेखा कहते हैं। उसे छेदक रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे क्या कहते हैं बच्चा? छेदक रेखा कहते हैं। इट्स क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? आप इस फिगर को बनाइए, उसके नीचे इस फिगर को बनाकर, ठीक ना, और इसको नोट में जरूर लिख लीजिएगा। आज इतना ही रहेगा, कल परमीय पे चलेंगे और चैप्टर में चलेंगे, ठीक ना? धन्यवाद। चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 10.1 को पूरी तरह से कर खत्म किए थे। क्लियर था ना? उसमें कोई दिक्कत? आज हम 10.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। 10.2 को शुरू करने से पहले एक और परमीय है, उसको पहले सिद्ध करते हैं। ये भी परमीय बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 नंबर में। क्या कहता है? कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक ना? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में क्या होती है बाबू? बराबर होती है। देखिए कैसे कैसे सिद्ध होगा। हाई एक वृत्त है, ठीक ना? ओ केंद्र वाला क्या है बाबू? वृत्त है। इसका केंद्र आप क्या मान लीजिए? ओ मान लीजिए। और इसके बाहर एक बिंदु पी ले लीजिए। एक बिंदु कहीं कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी। हम यहां ले रहे हैं, ठीक ना? हम यहां ले रहे हैं एक बिंदु का बाबू पी, बाह्य बिंदु एक ले रहे हैं यहाँ पे पी। तो बाह्य बिंदु पर अब हम आपसे एक और बात पूछें, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है? 2। केवल और केवल कितना? 2। कैसे? यहां देख लो, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ई हो गया, बोलो। अब बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा आपका ई हो गया, बात खत्म। लीजिए, अगर इसके बाद कोई स्पर्श रेखा खींचने जाओगे ना, तो जानते हो क्या होगा? वो छेदक रेखा में बदल जाएगा। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और ये दोनों बराबर होती है। परमीय कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब सिद्ध करना है कि ये दो, यहां से बाह्य बिंदु पी से जो खींचा गया है स्पर्श रेखा, इसको एक नाम दे देते हैं कितना बाबू? ए। इसको नाम दे देते हैं कितना? बी। ये दोनों है पी ए और पी बी, 2 स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से खींचा गया, ये दोनों आपस में बराबर होता है। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक ना? आप कहिए यहां पे, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। थोड़ा सा भाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक का है बाबू? वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु पी सर, जिस पर बाह्य बिंदु पी से बाह्य बिंदु कितना से बाबू? पी से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं कितना कितना बाबू? 2 स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची गई है, खींची गई है। हो गया? तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा? सिद्ध करना है कि दोनों बराबर होगा, मतलब पीए बराबर में क्या होगा बाबू? पीबी। पीए बराबर में कितना होगा? पीबी। ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होगी? बराबर। अब रचना दीदी को फोन लगाओ और कुछ चीजें रचना करनी है इसमें, ठीक ना? हम क्या करने वाले हैं भाई साहब? हम इसको ओ बी और ओ ए को जोड़ देते हैं और उसके साथ साथ हम पीओ को भी मिला देते हैं।
अब ये दो त्रिभुजों में बट गया, बताइए बट गया कि नहीं बट गया। तो रचना में क्या करना था, ओ ए ओ बी तथा ओपी को मिलाया, तथा ओपी को मिलाया। बोलो तो कोई दिक्कत है किसी को, ओपी को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद ये दो त्रिभुजों में बट गया। आप अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक वही त्रिभुज है बाबू और एक त्रिभुज आपका ई वाला है। बताओ दो त्रिभुजों में बटा कि नहीं बटा। अगर ये दोनों त्रिभुजों को हम सर्वमांसम दिखा देंगे तो क्या ये दोनों सीपीसीटी से बराबर नहीं हो जाएगा। सर्वमांसम का मतलब क्या, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर पूरा पूरा ढक ले, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वमांसम। जो 9th क्लास में हम पढ़ा करते थे और समरूप हम पढ़े हैं 10वीं क्लास में पढ़े हैं ना। तो हमारा टारगेट यही है कि अब हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वमांसम दिखा दें, और तब सर्वमांसम जब हो जाएगा, जिस नियम से भी सर्वमांसम हो जाएगा, तब हम कह देंगे पीए बराबर पीबी सीपीसीटी से, और यही सिद्ध करना है, काम खत्म। बोलिए तो प्रमाण में इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए, जिन दो त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वमांसम दिखाना है। प्रमाण में ले रहे हैं हम कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज PAO, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में, PBO में। कोई दिक्कत है किसी को। आप कल पढ़े थे, कल के क्लास में हमने आपको बताया था, इसके पिछले क्लास में, कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के रूप में खींचा गया रेखाखंड का होता है लंब होता है। तो आप जरा मुझे बता दीजिए, हाई आपका स्पर्श रेखा है कि नहीं है, हाई स्पर्श रेखा है कि नहीं है, हाई स्पर्श बिंदु है कि नहीं है, हाई आपका त्रिज्या है कि नहीं है। तो इस पर जब खींचा गया तो यह लंब होगा कि नहीं होगा। आप बताइए, स्पर्श रेखा है कि नहीं है, हाई आपका स्पर्श बिंदु है कि नहीं है, हाई त्रिज्या है कि नहीं है, तो यहां लंब होगा कि नहीं होगा। तो जब होगा तो यहां लंब दिखा दीजिए कि यहां समझिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण का हो रहा है, बन रहा है। जब प्रमाण में लिए हो तो देखना पड़ेगा ना ये कौन कौन किसको किसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब एक जरा और बात बता दीजिए, यह दोनों में कॉमन होगा कि नहीं होगा। इस त्रिभुज को बनाने में मदद कर रहा है, इसको भी बनाने में मदद कर रहा है कौन, PO, दोनों में कॉमन। आप बताइए वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है कि नहीं है। तो वृत्त की त्रिज्या, हाइयो वृत्त की त्रिज्या, हाइयो वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो जितना OA है उतना ही आपका OB होगा। क्लियर है। और एक और बात समझिए, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। आप 9th क्लास में RHS सर्वमांसम कसौटी पढ़े थे। समकोण, दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण समकोण, तो 90 90 R को फॉलो कर गया। बोलो H हाइपोटेनस, समकोण के सामने वाला जो भुजा हो रहा है, ये दोनों में कॉमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ तो ये कौन का काम कर रहा है, तो H भी क्लियर हो गया, R हो गया, H हो गया, और एगो साइड होना चाहिए। तो आप बताओ इस त्रिभुज में एगो ई साइड है, एगो भुजा है, और एगो ई भुजा है, दोनों त्रिभुज RHS नियम से सर्वमांसम हो जाएगा। कोई दिक्कत है। लिखना चालू करते हैं सर। इधर देखिए, देखिए सबसे पहले लिखेंगे PAO, तो PAO में ई कोण, एंगल PAO बराबर एंगल PBO बराबर में 90 डिग्री, माने समकोण R को फॉलो कर गया। बोलो कोई दिक्कत है किसी को। उसके बाद हम कह देंगे PO बराबर PO, चाहे OP बराबर OP, कॉमन। अब ये किसका काम कर रहा है, कोण का। इस समकोण त्रिभुज के लिए क्या है बाबू, कोण है, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा का होता है, कोण होता है। तो यहां कह देंगे OP बराबर में OP, ये क्या हो जाएगा बच्चा, कॉमन, COMMON, कॉमन को उभयनिष्ठ भी लिखते हैं हिंदी में। उसके आगे तुमसे पूछें तो बताओ क्या होगा, OA बराबर में OB, वृत्त की त्रिज्या से। OA बराबर में कितना बाबू, OB, कहां से, तो वृत्त की त्रिज्या से, वृत्त की त्रिज्या से। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ दोनों त्रिभुजों में RHS नियम को फॉलो किया तो कह देंगे इसलिए त्रिभुज PAO सर्वमांसम त्रिभुज PBO कौन नियम से, RHS नियम से। क्लियर है। और जब दो त्रिभुज सर्वमांसम हो तो संगत भाग बराबर होता है CPCT से, तो कह देंगे इसलिए PA बराबर में PB, PA बराबर में PB
कहां से बच्चा? CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुजेंट ट्रायंगल, ये कहता है ना सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। प्रूव्ड, काम खत्म। आसान है, कोई भारी नहीं है। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जो सिद्ध करेंगे किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा है एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल और केवल कितना? 2। यहां से ये भी बात क्लियर करना है और 2 नंबर का भी सवाल क्लियर करना है। इस प्रमेय का प्रयोग 10.2 में होने भी वाला है। तो नहीं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे ना। चल नोट करिए पहले। नोट कर लिया लोग? तो इतना ही रहने दीजिए, यही प्रमेय आज रहने दीजिए। कल चैप्टर में हम चलेंगे कौन? 10.2। और चाहे तो आप क्वेश्चन इस प्रमेय और इससे पिछले वाले प्रमेय के आधार पर आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। कुछ सवाल है जो ऑब्जेक्टिव में रूप में दिया हुआ है शुरू शुरू में, वो आराम से बन जाएगा, लेकिन कल ही इसको स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? और दोनों प्रमेय को हल्के में नहीं लेना है, 2 नंबर के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है? रहने दीजिए इतना ही। ए बाबू ए, सुनिए, पिछले क्लास में हम 10 चैप्टर को स्टार्ट किए थे। उसका परिचय आपको हम समझा दिए थे कि वृत्त क्या होता है ना। वृत्त का केंद्र को परिभाषित किए थे, वृत्त के परिमाप या परिधि को परिभाषित किए थे, वृत्त के त्रिज्या को परिभाषित किए थे, वृत्त के व्यास को हम परिभाषित किए थे। उसके अलावा छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, जीवा, व्यास वगैरह सारी बातों को हमने बता दिया था। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है, तो अनंत। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श समानांतर रेखाएं खींच जा सकती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कितनी होती है, कौन होती है? वृत्त का व्यास। ये सारी बातों का जानकारी हमने पिछले क्लास में दे दिया था। अब हम एक प्रमेय पढ़ेंगे और इस प्रमेय के बाद हम लोग सीधे 10.1 में प्रवेश कर जाएंगे और ये चैप्टर भी आज आराम से समाप्त हो जाएगा। बशर्ते इस प्रमेय को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रमेय आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है प्रमेय? देखिए, हमने फिगर को किताब में से पेस्ट किया हुआ है। ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं किताब में से इसको पेस्ट किया गया है। इस फिगर को पहले हम साइड में इधर बनाएंगे, इसी फिगर को, मैंने कैसे चीजों को करना है वो बनाकर और तब फिर लास्ट में मिटा देंगे। आप इसको नोट कर ले, इससे मैंने इसको दोनों को सिमिलर करके और इसको मिटा देंगे। कोई दिक्कत? जो बनाएंगे उसको मिटा देंगे और इसी से हम अपना काम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, बोल रहे हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई बिंदु, वृत्त पर बहुत सारी बिंदुएं हैं क्योंकि बिंदुओं के समुच्चय से ही तो वृत्त बना है, पिछले क्लास में आप जान चुके हो। तो वृत्त के एक बिंदु P है, P पर मान लीजिए स्पर्श रेखा XY खींचा गया है। कौन खींचा गया है बाबू? XY। तो बोल रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, तो स्पर्श बिंदु कौन मिला? P मिला। कौन मिला बाबू? क्योंकि वृत्त को इसने P पर प्रतिच्छेद किया, स्पर्श किया, और इस तो इसे क्या कहेंगे हम? स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होगी ना, जो मतलब केंद्र से मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी, या इस स्पर्श रेखा पर क्या होगा? लंब होगा। यही बात हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्योंकि यह प्रमेय है, प्रमेय सर्वव्यापी सत्य होता है, जिसे साध्य भी कहते हैं, जिसे सिद्ध किया जा सकता है। तो ये प्रमेय है, ये सत्य है, तो इसको बात को हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा 2 नंबर में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। मतलब वहां पे कहेगा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ऐसे क्वेश्चन कहेगा, शुरू में कह देगा सिद्ध करें कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। 2 नंबर में काफी आसान है। एक बात आपको 9th क्लास से पहले हम याद दिला दे, पढ़ाए थे हम। देखिए, एक रेखा, एक बिंदु है और एक रेखा है। रेखा, इस पर अनेक बिंदु लीजिए, माने एक ए बिंदु हो गया, एक बी बिंदु हो गया, एक बिंदु सी हो गया, एक बिंदु डी हो गया, एक बिंदु ई हो गया। माने इस बिंदु से इन सारे बिंदुओं के बीच की दूरी में सबसे लघुतम दूरी कौन होती है? सबसे लघुतम दूरी, माने इस बिंदु से सबसे नजदीक वाली दूरी होगी जो इसे लंबवत दूरी होगी। बोलिए ना।
तो इसका उल्टा समझिए, जो लंबवत दूरी होगा वो लघुत्तम दूरी होगा। लघुत्तम दूरी जो होता है, मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, रोड आपके सामने है और कोई कार आप पीछे से उधर से आ रहा है, और आते 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 एक समय आएगा जब आपके सामने खुद आएगा और फिर आगे बढ़ते चला जाएगा। तो मतलब जब आप उस कार को देखें उस समय अपने और कार के बीच की दूरी की कल्पना कीजिए, और कार आते जा रहा है अपनी दूरी की कल्पना करते जाइए। जब वो ठीक आपके सामने आएगा, एकदम लंबवत सीधा डायरेक्शन में आएगा, उस समय वह कार आपके सबसे नजदीक रहेगा। उसके बाद तुरंत वहां से आगे फिर दूरी बढ़ती जाएगी और वापस बहुत दूर चला जाएगा। सही बात है। सबसे नजदीक जो दूरी होती है ना, वो सबसे लंबवत जो दूरी, सबसे नजदीक दूरी होती है वो लंबवत दूरी होती है, मतलब सीधा लाइन। क्योंकि इस पॉइंट से इसकी सबसे लंबवत, सबसे लघुत्तम दूरी जो दिख रही है वो एकदम 90 कोण, एकदम सीधा होगा तो 90 कोण बनाएगा। तो लघुत्तम दूरी लंबवत होती है, और लंबवत अगर है तो वो लघुत्तम दूरी होगा। ठीक ना। तो यहां पे सबसे लघुत्तम दूरी को हम लेकर और कह देंगे कि यह इस पे क्या है, लंब है, काम खत्म। जो सबसे नजदीक वाली दूरी होगी वो लंब होगी। क्लियर बात है, ये बात समझ में आया। 9 क्लास में ऐसा चीज हम लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं याद है तो याद करिए, और नहीं तो स्पष्ट करिए, और नहीं स्पष्ट हो रहा है तो अपने आप प्रैक्टिकल रूप से भी देख सकते हैं। ठीक ना। आप जहां पे खड़े हैं और किसी एक लंबा सा सड़क है, नहीं सामने सड़क है, सड़क पर कार जा रहा है, तो उससे भी हम जैसे आपको बताया अभी जस्ट, उससे भी इमेजिन करके आप समझ सकते हैं ये कार सबसे जब सबसे हमारे नजदीक आएगा तो नजदीक जाएगा, मतलब हमारा सामने आएगा। जब सामने आएगा तो सीधा रेखा मिलाएंगे तो एकदम हमारे और उसके बीच में लंबवत डिस्टेंस होगा, और लंबवत डिस्टेंस ही सबसे निकटतम डिस्टेंस का प्रमाण होता है। आगे बढ़े ना। तो देखिए सर, तो सबसे पहले एक वृत्त खींचना होता है, जो कि वृत्त यहाँ पे खींचा हुआ है ना जी। वृत्त यहाँ पे क्या किया गया है, खींचा गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वृत्त। और ये XY का है, स्पर्श रेखा है। तो इसको, इसी चीज को हम अलग बना के थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हाई हो गया वृत्त, ठीक ना। इसके सिमिलर बाद में इसको हम मिटा देंगे और जो है उसी का प्रयोग करेंगे। हाई हो गया वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया स्पर्श रेखा। इसका नाम इसने क्या रखा है, XY रखा है। इसका केंद्र कितना है बाबू, केंद्र इसका O है, राइट। और बोला है जो कि स्पर्श बिंदु यहाँ पे P हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा। और XY जो है इसको हम क्या मान लेंगे बाबू, स्पर्श रेखा मान लेंगे। अभी बिंदु P क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है। तो बोल रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर, बिंदु P पर खींचा गया स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या मतलब केंद्र को इसे जोड़ दीजिएगा तो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ तो। त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब इस त्रिज्या पर रेखा लंब होगा या ये रेखा पर त्रिज्या लंब होगा। बात है क्या। अगर हम अपने हाथ पर इस मार्कर को खड़ा कर दें तो हम कहेंगे ये मार्कर जो है इस हथेली पर लंब है या हथेली हमारे मार्कर पर लंब है। बात है क्या, समझ में आ रहा है कि दोनों तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण शेयर कर रहा है। यहाँ पे 90 बनाने में हथो मदद कर रहा है और मार्कर वो मदद कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं सोचेंगे एक ही को जो है यहाँ खाली मार्कर हाथ पर परपेंडिकुलर है मतलब लंबवत है, नहीं, हाथ भी इस मार्कर पर लंबवत है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये बात आप स्पष्ट करिए। तो यह क्या होता है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको लंब हमें क्या करना है, दिखा देना है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। तो इसके लिए जानते हो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ भाषा कुछ मेंशन होगा। भाषा मेंशन होगा कैसे, ये माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, लिखते हैं थोड़ा सा, इसको मिटाएंगे बाद में हम, समझ में आ रहा है ना। यहाँ और कहा इसमें कितना फिगर बन चुका है, बस एगो डॉट हम नहीं बनाए हुए हैं अभी तक, बाकी सब हमने क्लियर कर लिया है ना। वो डॉट रचना में जाएगा इसलिए हम आपको रोके हुए हैं ताकि उसको समझा देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, माना ओ केंद्र वाला एक का है बाबू वृत्त है, जिस पर XY एक स्पर्श रेखा है, जिस पर XY एक का है बाबू स्पर्श रेखा है। XY एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु कितना बाबू P पर स्पर्श करता है। बिंदु P पर क्या करता है बाबू, स्पर्श करता है, बिंदु P पर स्पर्श करता है। ठीक ना, ठीक है, बिंदु P पर क्या करता है, स्पर्श करता है। तथा OP वृत्त की त्रिज्या है।
तथा ओपी, ओपी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चा, सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या होता है ना वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होता है, माने ओपी लंब है कितना बाबू, एक्स वाई पर, बात खत्म। यही बात हमें क्या करना है, प्रूव करना है। आया समझ में, ओपी लंब कितना बाबू, ओपी लंब कितना, एक्स वाई, यही बात हमें प्रूफ करना है। और जब सिद्ध हो जाएगा ना तो आज के बाद याद रखिए, किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के रूप में खींचा गया रेखाखंड हमेशा लंब होता है। इसी थ्योरम का प्रयोग करके अगला चैप्टर में क्वेश्चन भी है, हम बताते हैं। अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब सर रचना करिए, क्योंकि आप तुलना किससे करोगे बताओ जरा मुझे, किससे तुलना करोगे कि इस इन दो रेखाओं में एगो छोटा है, दो रेखाओं, दो या दो से अधिक रेखाएं अब आप और लेके आइए इसके साथ साथ, और उस सब में दिखाइए कि सबसे छोटा उसमें ओपी है। और जब सबसे छोटा ओपी सिद्ध हो जाएगा तो ये बात खूब आराम से कह दीजिए, क्योंकि लघुत्तम दूरी लंबवत दूरी होती है, इसलिए ओपी लंब एक्स वाई, खत्म। नहीं समझे, समझे। मान लीजिए अब एक ही गो है तो कोई होना चाहिए ना, अभी हमने कहा जो बहुत सारी दूरियों में अगर जो सबसे निकटतम दूरी होती है, सबसे दूरी जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे नजदीक जो होती है वह लंबवत होती है। ये बात हम लोग जानते हैं, 9th क्लास में है, परमेय के माध्यम से इस बात को बताया गया। तो लघुत्तम दूरी को आप बताइए, अभी तो एक ही को ओपी खींचे हो, एक और रेखा चाहिए जिसे हम तुलना कर सकें, तो एक और रेखा हम लेके आते हैं। तो वही रचना में कहेंगे, ठीक ना, देखिए स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे हम निकाल लिया Q लिया, जैसे वहां पे लिया गया है Q, और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक ना, मिलाएंगे। और जब मिलाएंगे ना तो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, उसको हम क्या मान लेंगे R, जो कि वहां पे लिखा नहीं गया है, लेकिन हम समय के साथ आने वाले समय में अभी लिख ही देते हैं। लीजिए यहाँ हम क्या कर देंगे, हम R कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को, रचना बात समझ में आया क्या, रचना समझ में आया क्या, समझ में आया। रचना में कह दीजिए ये एक्स वाई पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया। बढ़े आगे लिखे, चलिए रचना क्यों किया जा रहा था कि हम तुलना कर सके बाबू, तुलना कर सके, इसलिए रचना लिखा जा रहा है। यहां देखिए लिख रहे हैं, जे स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, चाहे इतना लंबा मत करिए, एक्स वाई पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया, OQ को क्या किया बाबू, मिलाया, ठीक ना, जो वृत्त को किस पर प्रतिच्छेद करता है, जब OQ को मिलाया तो वृत्त को R पर क्या करता है, वृत्त को R पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। बताइए यहां तक किसी बबुआ को कोई परेशानी हो तो मुझे बताए, रचना बुझाया। अब वही काम यहां पे किया गया है, जो एक्स वाई पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया, ठीक ना, तथा OQ को मिलाया, जो वृत्त को R पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता। बढ़े आगे। अब एक बात मुझे बताइए, वृत्त की त्रिज्या सभी आपस में बराबर होती है। अगर एक वृत्त है तो उसका कहीं भी त्रिज्या खींचेंगे सब आपस में बराबर होगा, क्योंकि केंद्र से सब समान दूरी पर बिंदुओं को समूह से घेरा बना होता है। पिछले क्लास में हम आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं ना। आप मुझे बताइए, OP वृत्त की त्रिज्या है और OR भी तो वृत्त की त्रिज्या होगा, जो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां कह देंगे चूंकि OP बराबर में OP बराबर में कितना, OR, कहां से बाबू, वृत्त की त्रिज्या से, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब आते हैं पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट पर आना है, हमें लिखना है OQ, O से लेकर Q तक। जरा हाइलाइटर से भी दिखाना चाहेंगे आपको, ठीक है ना। यहां देखो OQ,
इस दूरी को हम लिखना चाहते हैं बच्चे ओ आर प्लस में आर क्यू। आपको कोई परेशानी है? नहीं परेशानी है ना। बस हम इस मेहनत में लगे हुए हैं कि ओपी और ओ क्यू में हम छोटा दिखा दे ओपी को, हमारा काम हो जाएगा। यही इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं जो ओ क्यू और ओपी में हम छोटा दिखा दे। अब कहे सर और आप रेखा नहीं खींच सकते थे? हम जितना मन करे उतना रेखा खींच सकते थे, और हम सिर्फ यहीं तक नहीं खींच सकते थे, हम इसको यहां भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां ला सकते थे, यहां ला सकते हैं। तो ये फिगर को गिजिर गिजिर नहीं करना है, समझ रहे? गिजिर गिजिर बुझ रहे हैं ना। अब और नजदीक ले लेते साफ सुथरा नहीं हो पाता। कोई मना किया है का? कोई हमको मना किया था का? ना सर आप हेजुकिए लीजिए, वह बिंदु क्यू हम यहां ले सकते थे। तो यहां लेते तो इसके बीच में रेखा और वृत्त का जो लाइन एक दूसरे से अलग हो रहा है उसके बीच में अंतर काफी छोटा सा दिखाई पड़ता। हम उसको साफ साफ बनाने के वास्ते यहां तक दूर लिया गया, और दूर भी ले सकते थे। समझ में आया? चाहे कहीं भी लेंगे, कितना भी लेंगे, सारी बातों में यही फॉलो होगा, ठीक ना। तो ये बात आप समझ गए हैं यहां तक। अब जरा धीरे से इधर आइए, लिखते हैं यहां से देखिए, लिखेंगे चूंकि ओ क्यू बराबर में ओ क्यू बराबर में ओ आर, अब प्लस में कितना बाबू? आर क्यू। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नहीं है ना? ओ आर प्लस आर क्यू बराबर में ओ क्यू। बढ़े आगे। हमारा काम मकसद है, मकसद बार बार मकसद पर हम जोड़ देंगे। हम यही हमारा मकसद है जो ओपी और ओ क्यू में हम दिखाना चाहते हैं कि ओपी भैया मेरा छोटा है ओ क्यू से, और सबसे छोटा होगा इस रेखा से इस बिंदु की दूरी, सबसे नजदीक वाली जो दूरी है वो ओपी है। यही दिखाने के चक्कर में हम लगे हुए हैं। जैसे ही ओपी को इससे सबसे छोटा दिखा देंगे, टकाक दे कहेंगे लंबवत दूरी होगा, अर्थात ओपी लंब एक्स वाई, खेल खत्म। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब जरा देखिए ओ क्यू बराबर में ओ आर प्लस आर क्यू, ओ क्यू बराबर में ओ आर प्लस आर क्यू। अब आप थोड़ा सा ओ आर और ओपी में तुलना करिए। तो ओ आर यहां है, ओ आर यहां ओ क्यू, तो हम कह सकते हैं का ओ क्यू जो है वह बड़ा होगा कितना से? चाहे ऐसे लिखिए, ओ आर जो होगा वह छोटा होगा ओ क्यू से। बोलो मने 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 कहे का मतलब यह है यहां से यहां तक ही दूरी है ओ क्यू, और यहां से यहां तक ओ आर है। अब दोनों में देख रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। मैंने दो गो लड़का आपके सामने आए खड़ा हो गया, पूछे जाए बताओ कौन बड़का है कौन छोटका है, तो आप हाइट देखोगे ना। जो हाइट में बड़ा है तो कहिएगा ये बड़का है, छोटा है तो छोटका है। वही इसको तुम्हारे सामने हमने रख दिया ओ क्यू और ओ आर। हम पूछ रहे हैं बताओ बाबू कौन छोटा है, तो कहेगा बच्चा जी सर ओ आर ना छोटा है ना ओ क्यू से, तो ओ आर ना छोटा है ओ क्यू से। बोलिए आ रहा है समझ में? जब ओ आर छोटा है ओ क्यू से तो ओ आर देखो किसके बराबर है। तो क्या ओ आर की जगह हम ओपी ला सकते हैं? तो लाओ तो थोड़ा देखो तो क्या होता है, थोड़ा लाओ तो इधर देखो तो क्या होता है। अब कह दो जब ओ आर छोटा है ओ क्यू से और ओ आर ओपी के बराबर है, तो भैया मेरे ओपी भी छोटा होगा ओ क्यू से। अब ब्रैकेटवा में लिख देंगे क्योंकि ओपी बराबर था ओ आर के, इसलिए हम इसके जगह ओ आर के जगह हम ओपी को ला दिए। अब जरा देखो दोनों को देखो ध्यान से, हाई हो गया तुम्हारा ओपी, हाई तुम्हारा हो गया ओ क्यू, हाई हो गया ओपी, हाई हो गया ओ क्यू। बताओ दोनों में कौन छोटा है? कौन छोटा है? ओपी छोटा है। ओपी सबसे लघुतम है कि नहीं है? बस हो गया हमारा काम। अब कहेंगे जे ओपी यहां लिखेंगे चूंकि ओपी और ओ क्यू में, ओपी और कितना में बाबू ओ क्यू में ओपी छोटा है, ओपी छोटा है, ओपी छोटा है, ओपी क्या है बाबू? छोटा है। अतः लघुतम दूरी लंबवत दूरी होती है। अतः चूंकि चाहे लिखते चूंकि हम जानते हैं कहिए से जानते हैं, जहिए से 9 क्लास में पढ़े हैं ना। चूंकि हम जानते हैं कि लघुतम दूरी, अनेक दूरियों में लघुतम दूरी, तनी और स्पष्ट करने का प्रयास करिए। चूंकि हम जानते हैं कि अनेक दूरियों में और स्पष्ट करें,
क्योंकि हम जानते हैं कि एक निश्चित बिंदु और रेखा रेखा के बीच लघुत्तम दूरी लंबवत दूरी होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अनेक बिंदु एक बिंदु से कि एक बिंदु और एक रेखा के बीच अनेक दूरियों में एक बिंदु और एक रेखा के बीच अनेक दूरियों में ना लघुत्तम नहीं कट रहा है, लघुत्तम दूरी लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी होता है। अब कह देंगे इसलिए हम जानते हैं कि एक बिंदु और एक रेखा के बीच के अनेक दूरियों में लघुत्तम दूरी लंबवत दूरी होता है। इसलिए खूब आराम से कह दीजिए कि ओपी जो होगा ना भैया वह लंब होगा किस पर, एक्स वाई पर। यही बात सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया है। क्या आप सभी को समझ में आया है? खत्म। यही पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। और इसका प्रयोग आज के बाद से बात ध्यान रखिएगा, आज के बाद से एकदम ये बात गांठ बांध लेना है। आज के बाद से कोई कहेंगे हाई वृत्त है, आप कहिए हाँ तो वृत्त तो है, पढ़ लिए हैं। हाई स्पर्श रेखा है, हाई कहेंगे त्रिज्या है, त्रिज्या है तो बताओ स्पर्श बिंदु पे खींचेगा, त्रिज्या है तो क्या होगा, लंब होगा। एकदम आंख बंद करके 90 डिग्री है, आंख खोल के तो 90 डिग्री होबे करेगा, आंख बंद होकर 90 डिग्री। समझ में आया? तो बात एकदम गांठ बांधिए और छापिए छपा छप इसको। इस प्रमेयों को आप ध्यान में रखिएगा और सिद्ध करने का भी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रमेय को ही पूछा है। यहां देखिए सर सवाल नंबर 10.1, इस सवाल को हम पिछले क्लास में ही समझा दिए थे ना, फिर से एक बार समझ जाइए। बोल रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। इतना स्पर्श खींच सकते हैं कि आदमी गिन नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? अब कहोगे ना सर तक गिन का नहीं, तक खींचिए तो हम लोग गिनते हैं, ऐसे सोचोगे तब तक गिना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम जो खींच रहे हैं ना ये असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है वृत्त, तो असंख्य स्पर्श रेखाएं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर एक वो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे हम सीधे इसका जवाब क्या होगा बाबू, माने हम एक आइडिया आपको दे रहे हैं ना इस फिगर बनाकर, यहाँ सीधे हो जाएगा इसका अनंत। क्या होगा जी? अनंत। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत। इसका सही उत्तर होगा अनंत। हो जाएगा क्लियर? आगे बढ़िए। तो यहां भरने वाला है, बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर, तो एक बिंदु पर केवल और केवल कितना बच्चा? एक वृत्त कितना? एक। तो यहां होगा एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल और केवल एक। अब देखो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चा? छेदक रेखा। कौन रेखा जी? छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त पर 2 बिंदुओं पर काटेगी उसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा। इसमें भी ध्यान रखना है, ठीक ना, कि अगर यह दोनों बिंदु इसके कितना पर हो, वृत्त पर हो, तो उसे हम जीवा भी कहते हैं, साथ साथ छेदक रेखा भी कहते हैं और जीवा भी कहते हैं। क्लियर है? माने सभी जीवा को हम छेदक रेखा कह सकते हैं, लेकिन सभी जीवा को छेदक रेखा कह सकते हैं, लेकिन सभी छेदक को जीवा नहीं कह सकते। ठीक है? फिलहाल अगर इसका जीवा बनाना भी होगा तो यहीं से यहीं तक होगा जीवा, काम खत्म। एक वृत्त की डैश डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है 2। एक वृत्त पर 2 स्पर्श समानांतर रेखाएं हो सकती है, माने 2 ही, कहीं से भी खींचो 2 समानांतर, तो क्या कहेंगे? 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं जी? स्पर्श बिंदु। किसी को कोनो प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ूं? अब आया सवाल। इस सवाल वह सवाल है जो अभी जिस पर थ्योरम हमने क्या किया है, सिद्ध किया।
सवाल को पढ़ते हैं। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। फटाक दे, पहले हम एक त्रिज्या वृत्त बनाते हैं। फटाक दे, बन गया फटाक दे। अब बोल रहा है इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। ताओ यहां से सर त्रिज्या एक खींच देते हैं। लो बताओ इस पे कोई किसी को ऐतराज, किसी को कोई ऐतराज है बाबू? ये रहा सर वृत्त का त्रिज्या। का है? वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी है जरा मुझे बताओगे, कितना है? लो यहां लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। बिंदु P मान लेते हैं, बिंदु P यहां यहीं पे मान लेते हैं, यहीं पे जहां पे खींचे है ना इसको त्रिज्या, यह बिंदु P है। वृत्त पर देखो, वृत्त के बिंदु P, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। P यहां मान लेते हैं क्या बाबू, Q। बोलो 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 बोलो, PQ, PQ स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर में 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर में कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो PQ का लंबाई बताइए, तो इस PQ का लंबाई बताइए। समझ में आया? का हुआ, नहीं बुझाया? काहे हंस रहे हो? हैं? आंसर कितना? पगला गए हो का? पगला गए हो का? भावनाओं में नहीं बहते बच्चा। इसका आंसर डी होगा। डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता। नहीं समझे? अब आप सोच रहे हैं 12 13 15 का ट्रिपलेट, 5 12 13, तो हई बार रहता तब न कौन 13 होता। यहां लंब नहीं बन गया है का? अरे तनी भावनाओं में मत बहिए, ये गलती हो जाएगा। और 13 ऑप्शन में दिया हुआ है। अरे वाह, देख रहे हो, एकदम दिया हुआ है, ले लीजिए भाई साहब। लेकिन अब तनी और आराम से समझिए। इसका आंसर आएगा रूट अंडर में 119। ठीक है, देखिए लड़की इधर दांत दिखाने का जरूरत है, रिकॉर्ड हो रहा है बात, ये नहीं काटेंगे हम, ठीक ना? आप लोग दांत दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं कि मुंह धो के आए हैं? हैं? अरे महाराज, जब बात समझने की है तो दांत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए ना, सुनिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 त्रिज्या ले लिए कि वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। एक स्पर्श रेखा हमने कहा खींच दिया PQ। P यहां हिले वृत्त पर, होने बढ़ा दीजिए, हेने बढ़ा दीजिए, मन को होने बढ़ा दीजिए ना। स्पर्श रेखा का हो गया PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q, केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से एक रेखा जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है। जब Q से O से, जब केंद्र O से एक रेखा जा रहा है ना, तो Q से इस प्रकार गले मिलती है। ठीक ना, मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ 12 मतलब केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q मिलती है, इससे बात खत्म। तो OQ कितना हो जाएगा, 12। तो PQ आपसे पूछ रहा है। आप तो ये बात परमीय में पढ़ चुके हो कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के रूप में खींचा गया रेखाखंड लंब होता है। तो यहाँ 90 कोण बन गया। तो यहाँ कुछ मत करिए सर, सॉल्व में जाइए। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव सवाल है, सीधे कहेंगे यहाँ पे का बोलो तो ओ केंद्र वाला, चाहे थोड़ा भाषा बनाना चाहते हैं 2 नंबर में अगर पूछता है तो बना सकते हैं। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक का है बाबू, वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक ना, जिस पर PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। PQ स्पर्श रेखा है। PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। तथा OQ बराबर में कितना है बाबू, 12 सेंटीमीटर। तो PQ का लंबाई ज्ञात करना है, चाहे PQ का मान ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आइए सीधे समकोण त्रिभुज में। फिर कोई पैरवा इधर घिस रहा है जी। OPQ में समकोण त्रिभुज OPQ में, बताओ पाइथागोरस के प्रमेय लगाओ। समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस
के परमीय से। किसी को कोई दिक्कत बाबू? पाइथागोरस के परमीय से क्या हो जाएगा? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर में ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। बोलना। अब ओ क्यू का मान तुमको कितना दिख रहा है बताओ तो? 12 का स्क्वायर। और ओपी का मान कितना दिख रहा है? 5 का स्क्वायर। अब प्लस में पी क्यू तो निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर 12 का वर्ग 144 बराबर में 50 25 बराबर में ओ पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू का स्क्वायर। बोलो। प्लस 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 पी क्यू का स्क्वायर। 25 को उधर लाओ। 144 माइनस में 25 बराबर में पी क्यू का स्क्वायर। बोलो घुमाओ तो। पी क्यू स्क्वायर बराबर में कितना होगा? 119। 144 में से 25 जाएगा, 1 से कितना? 19। और स्क्वायरवा जब हटाओगे ना भैया तो रूटवा चढ़ जाएगा, वर्गमूलवा एक ना निकलेगा तो इतना ही आंसरवा छोड़ देंगे और डी मार देंगे, खत्म। समझे? भावनाओं में नहीं बहना है, पहले फिगर कंप्लीट हो जाए तब देखो। लंब कोण आधार 5 12 13 का जो ट्रिपलेट आप पढ़े हैं, 5 12 सुन यहां समझिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना। 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है ना। और यहाँ पे 7 24 25 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है। जो सबसे बड़का ई ना कोण होता है, सब कोण होता है। अब बाकी सही में लंब आधार कोई भी लंब कोई भी आधार हो सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप देखिए, आपको कोण स्पष्ट रूप से 90 यहां बना है तो समकोण था, समकोण में कोण था, तो कोण अगर 13 रहता तब नहीं, यहां 13 रहता तब नहीं 12 होता। समझे? तो ये ऑलरेडी 12 कोण है, तो लंब कोण 12 है तो आधार कुछ अलग ही आएगा, जो कि आएगा √119। कोई दिक्कत है? और एक और रेखा, एक और क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ताकि कहानी खत्म हो जाए, क्लास को ओवर कर दी जाए। बोल रहा है एक वृत्त खींचिए। चलिए पहले वृत्त को खींचिए, खींच दिए, वृत्त खींचे। अब क्या कह रहा है? एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। माने एक वृत्त खींचिए और दी गई एक रेखा है, मान लीजिए एक रेखा दी गई है, ठीक ना, अलग कहीं लिखी गई है, जैसे कि यहां फिगर में आपको क्या कर रहा है, दिख रहा है। तो एक वृत्त खींचिए, दी गई रेखा से 2 ऐसी रेखाएं खींचिए जो एक वृत्त को स्पर्श कर रहा हो और एक छेदक रेखा हो और दोनों रेखाएं इसके समानांतर हो। इसमें क्या करना है? इसके समानांतर खींचना है तो इसके जैसा ही यहां खींच दीजिए। बोलो बाबू, बोलो लो, बोलो लोगिन, है ना ये स्पर्श रेखा? लो, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? स्पर्श रेखा। नाम लिख दो एक। इस सवाल बोर्ड में पूछेगा, कहियो ना स्पर्श रेखा। बाद में लास्ट में चेक कर रहा है कि तुम कितना समझा इस बात को। स्पर्श रेखा और ये रेखा तुम खींचो छेदक रेखा, जो इसके समानांतर हो, जो इसके समानांतर हो। बोलो, ये क्या हो गया बाबू? इसे क्या कहोगे? छेदक रेखा। ये क्या हो गया? छेदक रेखा। छेदक रेखा कंप्लीट हुआ सर, यह चैप्टर 100 से समाप्त। बोल रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए जो एक स्पर्श रेखा हो, एक छेदक रेखा हो। देखो, एक स्पर्श है, एक छेदक रेखा है, दोनों इसके समानांतर है। कंप्लीट। कोनो दिक्कत है? समझ में आया है अच्छे से? तो ये जो क्वेश्चन है इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा है, बहुत पूछा है। और उसमें समकोण त्रिभुज पाइथागोरस के प्रमेय, प्रत्येक बार जहां भी समकोण त्रिभुज होगा वहां पाइथागोरस से आध हम कहेंगे। ये बात आपको जानकारी रखनी है। तो ये क्वेश्चन को नोट करिए, दूसरा आप बना लीजिए। चैप्टर समाप्त है। कल अगले चैप्टर का प्रमेय सिद्ध करेंगे, ठीक ना। तब एगो अगला चैप्टर में भी एगो प्रमेय है, और वो प्रमेय बहुत आसान है। और उस प्रमेय के बाद से हम 10.2 में चलेंगे। 10.2 खत्म होगा, फिर आगे पढ़ाई। कोई दिक्कत? आज के लिए थैंक यू।